हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इनऑर्गेनिक का लेक्चर चल रहा था। आज हम लोग यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर टोटल जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पर टोटल 18 ग्रुप्स हैं। और उस 18 ग्रुप्स में अगर हम बात करते हैं, शुरू के जो 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक में जाते हैं और लास्ट के जो 6 हो जाते हैं वो पी ब्लॉक में, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 6 और 2 हो गए 8। अभी कितने बचे हुए यहाँ पर? 10 ग्रुप। और 10 के 10 कहाँ पर जाते हैं आपको पता है? वहाँ पर डी ब्लॉक के हिस्से में जाते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इनको डी ब्लॉक ही क्यों कहा जाता है, तो याद रखना, क्योंकि इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स की बात की जा रही है, उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर एंट्री करते हैं? डी सबशेल के अंदर एंट्री करते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर डी ट्रांजिशंस पाया जाता है। सवाल है क्या सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं? नहीं, कहता है कुछ को छोड़ करके, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो सवाल रहता है कैसे हम पहचानेंगे किसमें डी ट्रांजिशन होगा और किसमें डी ट्रांजिशंस नहीं होता है। तो याद रखना कि ऐसे कोई भी एलिमेंट्स होगा जिसमें D1 से D9 तक का कॉन्फ़िगरेशंस होगा, तो उसमें डी ट्रांजिशंस होगा। फिर सवाल आता है आखिर ये डी ट्रांजिशन है क्या? तो आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब कोई लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो लिगेंड्स पहले डी ब्लॉक के क्या कर जाता है, वहाँ पर जो भी कंपाउंड्स हैं उनके डी ऑर्बिटल्स को, या फिर डी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, 5 ऑर्बिटल्स को, उनको तोड़ देता है, 2 हिस्सों में बांट देता था, जिसको कहते थे उनकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय कर जाती थी, जो T2Z और EZ में बढ़ जाते थे। फिर अब यहाँ पर वही डी ऑर्बिटल जो कभी 5 साथ रहते थे, अब वो 2 लेवल पे आ गए, एक हायर एनर्जी, एक लोअर एनर्जी पे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल्स के बीच में हमने देखा एनर्जी का डिफरेंस आ गया। तो आपको ये कहता है जब डी ऑर्बिटल्स का लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में आने जाने लगे, तो इसी को कहते हैं डी ट्रांजिशंस। और ये होने के लिए कंडीशन चाहिए D1 से D9 तक का कॉन्फ़िगरेशंस। इसलिए बताया गया कि ऐसे कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसके किसी एटॉमिक फॉर्म में या फिर आयोनिक फॉर्म में, जो आयोनिक फॉर्म वो रखता है, उन सब में अगर कहीं पर भी हमें D1 से D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन दिख गया तो तुरंत के तुरंत वहाँ पर याद रखना, ठीक है, कि उसमें क्या होने लगेगा, डी ट्रांजिशन होगा। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट दिखा जिसमें हमें क्या हो जाता है वहाँ पर, चाहे उसके हम एटॉमिक फॉर्म में देखें, चाहे उसके हम क्या बात करते हैं वहाँ पर किसी भी आयनिक फॉर्म में देखते हैं, वहाँ पर D1 से D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, तो उन सबको उठाकर कहते हैं ये कौन है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है डी ब्लॉक का। तो क्या होता है, चलो यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। बताया गया आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्या बोलते हैं इसको, जिंक, कैडमियम, मरकरी। फिर बताया गया वाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो आप बताओगे बिकॉज दीज हैव अ डी ट्रांजिशन, इनके पास क्या हो जाता है, डी ट्रांजिशंस पाया जाता है, इसलिए इनको हम कहते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ट्रांजिशंस क्या होगा, क्या कंडीशंस होगी, अब उसको समझे। बताया क्या, दैट इज व्हाट इज द डी ट्रांजिशन और उसकी क्या कंडीशंस होंगी। तो आते हैं वापस देखते हैं यहाँ पर, और कंडीशन के बेसिस में यहाँ पर आपको बताया गया, कंडीशंस में इफ कॉन्फ़िगरेशन बिलोंगिंग, अगर D1 से D9 तक का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमें किसी भी डी ऑर्बिटल्स में देखने को मिल जाए, डी कंपाउंड्स में, डी ब्लॉक में, तो बताओगे देन दे शो डी ट्रांजिशन, तभी वो डी ट्रांजिशन शो करेगा। और इसी की वजह से कहता है ड्यू टू दिस हैव अ पर्टिकुलर कलर, और इसी की वजह से उनके पास क्या आ जाता है, कलर आ जाता है पर्टिकुलर। फिर अब क्या होता है डी ट्रांजिशन, उसको समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने कहा था जब क्या हो जाता था, लिगेंड्स मेटल के करीब आता था, उसका डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता था 2 हिस्सों में। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक को T2Z कहते हैं और एक को कहते थे EZ कहते थे। और T2Z और EZ की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा मान लेते हैं इसके T2Z में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे इसके ऊपर एनर्जी पड़ेगी, ठीक है, फोटॉन्स पड़ेंगे, तो आपको बताइए ये जंप करके हायर एनर्जी EZ ऑर्बिटल में जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर यहाँ से जाएगा आएगा, ये प्रोसेस चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशंस कहा जाता है। और ऐसा ट्रांजिशन आपको पता है वहीं पर होगा जहां पर आप बताओगे D1 से D9 तक का कॉन्फ़िगरेशंस होगा। अच्छा, कल को मैं D10 कर दूं तो आपको समझो, मान लेते हैं 1, यहाँ पर इसे 2, ऐसे भर देता हूं मैं, यहाँ पर पूरा D10 होगा तो पूरा पूरा आपको बताए, चाहे EZ चाहे T2 सब भरे। अगर ये भर गया तो आप खुद बताओ कि अब यहाँ पर क्या होने वाला,
क्या अगर मैं इसको एनर्जी दूं ये ऊपर कहीं एडजस्ट हो पाएगा? नहीं भाई, जब जगह ही नहीं तो कहाँ जाएगा, जगह ही नहीं तो कहाँ जाएगा। आप बताओ कि यहाँ पर डी डी ट्रांजिशंस नहीं होगा। हाँ, अगर मैं ऐसे करता, मान लेते D9 एक जगह खाली, आप आपको बताइए जंप करके यहाँ पर अगर जाना होगा तो इसमें जा सकता है, ठीक है ऐसे। तो इसीलिए बताया गया कि D1 से D9 तक अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं तो वहाँ पर इजी ऑर्बिटल्स में या फिर इसमें देखेंगे जगह रहेगी। अगर D10 हो गया तो जगह खत्म, तब तो उसमें कभी नहीं होगा। इसीलिए बताया गया अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाए तो वहाँ पर याद रखना उसके एटॉमिक फॉर्म और साथ साथ उसके आयनिक फॉर्म में भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि एटॉमिक में नहीं दिखा D1 से D9 हम तुरंत कह देंगे भाई तब तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको नॉन ट्रांजिशन बोलते हो। नहीं, उसके एटॉमिक फॉर्म में भी जा करके उसके आयनिक फॉर्म में भी देखना है जो भी पॉसिबल आयंस हो रखता है। अगर उसमें भी हमें D1 से D9 दिख गया तब भी इसको हम कह देंगे तुम ट्रांजिशन हो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर आपको बताया गया। तो आते देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। कहते हैं इन एनी मेटल एंड इट्स एनी आयन, किसी मेटल और उसके किसी भी आयन have a D1 to D9 configurations, they always known as a transition elements। उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं, है समझ में। तो कभी भी अगर D1 से D9 कहीं पर आ जाए एटॉमिक या फिर आयनिक फॉर्म, तुरंत ज़्यादा कोई संकोच नहीं, मैंने कहा उसके मेटालिक फॉर्म में और उसके किसी भी आयनिक फॉर्म में दिखा तुरंत उठा के कहाँ पर रख दो। अब बताओगे ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो जैसे इसके एटीएम की बात करते हैं 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर 4s, तो आपको बताया अगर 4s 3d, इतना तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अबाउ प्रिंसिपल ने कहा था भाई जिसकी एनर्जी कम उसको पहले भरो, जब भर जाएगा तब अगले का नंबर लगाना। 4s की एनर्जी कम है तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, जाते ही 20 हो गया। आप देखें 6 4 10 8 18 2 20, अभी 21 है तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो अब डी के अंदर एंट्री करता है और डी में पहला इलेक्ट्रॉन आया तो आपको बताया पहला एलिमेंट यहाँ पर बन के तैयार होता है स्कैटिन। तो ये सारी चीजें हो जाती है। और आपको बताया D1 से D9, देखो मैच तो कर रहे हैं ना, 1 से 9 1 तो आ गया, बताओगे इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। लेकिन अब यहाँ पर कॉपर के पास आते हैं। कॉपर ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि मैं ट्रांजिशन, दुनिया को ना पता चले कि मैं भी ट्रांजिशन एलिमेंट हूँ। कॉपर कुछ ऐसी चालाकी कर रहा है, लेकिन हम उसकी चालाकी में नहीं फंसेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे सच में है कि नहीं। चलो कॉपर को अगर देखें, कॉपर 29 होता है और आपको इतना कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि यहाँ पर भले इसकी एनर्जी कम है लेकिन 4s1 और 3d10 हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर d10 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाता है, इसलिए 4s1 3d10। तो हमने इसके एटॉमिक फॉर्म में देखा क्या 1 से 9 तक का कोई मैच किया नहीं, d10। और अगर d10 आ जाता है तो हम कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी हम नहीं मान लेंगे कि भाई यहाँ पर हैव नॉट ऑफ D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन याद रहे कि भले नहीं लेकिन तब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। आपने कहा लेकिन तो यहाँ पर तो D1 से D9 नहीं मैच कर रहा है। हमने कहा ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो उसके आयनिक फॉर्म में आओ। आपने कहा चलो ठीक है, इसके +1 आयन देता है, इसमें देखते हैं। और जब +1 आयन में आते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन भले 4s में पहले भरा गया 3d में बाद में, लेकिन हमेशा याद रखना जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आती है, जो आउटर सेल होगा, एनर्जी कहाँ कोई उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जो आउटर सेल होगा उसी से पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो आउटर सेल आपको पता है ये चौथा सेल को बता रही है, तीसरा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहीं से। जब +1 कॉन्फ़िगरेशन s से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब भी d में कितना 10 है, तो सवाल था अब तो मान लिया जाए कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, 1 से 9 नहीं रख रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी नहीं मानना है, क्योंकि कॉपर का एक और आयन पाया जाता है, कौन सा, Cu2+। तो कहा इसमें जाके देखो, जब इसमें जाकर के देखते हैं तो 4s में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो था वो यहीं पर निकाल लिया गया पहले स्टेप में। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब नंबर किसका आएगा, 3d का। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आ गया 3d9, और जैसे 3d9 दिखा हमने कहा यहाँ से तो मैच कर गया, हम कहेंगे तो इसका मतलब कॉपर भले चालाकी कर रहा था अपने एटॉमिक फॉर्म में, अपने +1 फॉर्म में 3d10 रख रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, अभी हम इसका +2 फॉर्म का भी देखें, क्योंकि +2 भी रखता है ज़्यादा खर्च, ठीक है, ज़्यादातर वो +2 रखता है, और +2 में हमें 3d9 देखने को मिला। तो कहीं पर भी बचते बचते आ जाए, अगर किसी आयन में हमें दिख गया तो हम कहेंगे भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इसलिए कॉपर याद रखना, ये कौन सा एलिमेंट है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट ही है। लेकिन अगर बात करते हैं एक और एग्जांपल जिंक का, जिंक जो कि 30 होता है, अगर हम यहाँ पर देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और उसके बाद 4s2, यहाँ तक आ जाता 20 और बचे हुए 10, तो आपको बताया 10 इसके बाद किसका नंबर आएगा, डी का, और वो 10 भर गए। हमने कहा ठीक है तुम्हारे एटॉमिक फॉर्म में 3d10 है तो कोई बात नहीं, हम इनके आयनिक फॉर्म चेक करते हैं। और याद रखना अपने मन से ऐसे नहीं कि Zn+ बना दे, जिंक +2 ही आयन देता है, तो जो उनके आयंस पाए जाते हैं उसी में चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से एक +1 बना दे, फिर ऐसा कैसे +4 कर दे, +5 कर दे। तो या तो जिंक 0 में या तो +2 में पाया जाता है। अगर +2 में हुआ तो आपको पता है पहले 4s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये गया, तो उसके बाद क्या बचा 3d10, हो गया काम।
इसके ना तो एटॉमिक फॉर्म में ना तो उसके आयनिक फॉर्म में जो वह रखता है, इसमें हमें D1 से D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला। D10 मिल रहा था, हम तुरंत के तुरंत कहेंगे भाई ये क्या हो जाता है हमारा, इसको कहेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। आ समझ में? चलो अब बात करते हैं। सो इन जिंक इट्स मेटल और आयन, चाहे उसके मेटेलिक फॉर्म की बात करें फिर आयन, हैव अ D10 कॉन्फ़िगरेशंस एंड डज नॉट पजेस D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशंस इन एनी फॉर्म्स। ठीक है, और वो ना तो किसी में D1 से D9 तक किसी भी फॉर्म में आपको देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है, चाहे वह मेटेलिक हो चाहे वहाँ पर आयनिक फॉर्म हो, तो D1 से D9 नहीं देखने को मिला। हम साफ साफ कह देंगे बिना किसी संकोच के, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको भले डी ब्लॉक के एलिमेंट है लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा। आ समझ में? तो चलो अब पोजीशन पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन पे हम चर्चा करें तो क्या होगा, अगर देखें तो यहाँ पर चलिए आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका तीसरा ग्रुप होगा। थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, थर्ड नंबर ग्रुप से लेकर के 12 नंबर ग्रुप तक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लोग हैं। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर इनको और सब कैटेगराइज किया गया, इसको थर्ड बी कहा कहते हैं, इसको कहते हैं फोर्थ बी, इनको फिफ्थ बी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसको कहा जाता है सिक्स बी, फिफ्थ के बाद सिक्स बी, और इनके लिए क्या बोलेंगे बताओ भाई, इनके लिए सेवंथ भी कहते हैं। लेकिन अब आगे याद रखना 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आप बताओगे, इनको कहा जाता है थर्ड बी। क्या बोलते हैं यहाँ पर, थर्ड। उसके बाद याद रखना कि इनको हम कहते हैं फर्स्ट बी, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेकंड बी कहा जाता है। तो ऐसे इनका जो बी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस किया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आपको पता है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये फोर्थ पीरियड है। पीरियड की बात करो, किसकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो बताओ कि पीरियड में फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ, ये 6 और 7, क्योंकि टोटल कितने पीरियड होते हैं, 7 ही तो है, 7 तो यहाँ पर है, ये पीरियड है। लेकिन आपको पता है ये पीरियड का नंबर होगा तो ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है। लेकिन आपको और कुछ बातों का भी ध्यान देना है। अगर देखा जाए फोर्थ पीरियड वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि मैंने कहा डी ब्लॉक इसलिए कहता है क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में ही एंट्री करते हैं। तो सवाल आता है कौन से डी सबशेल में एंट्री कर रहे हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। तो कहा जाता है ये जो लोग हैं इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन, अभी तो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रोमियम का बताया था, कॉपर का बताया, सबका बताया, कहाँ पर था, 4s2, फिर 3D में 1 से जो भी था इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर आपको बताया 4s1, 3D 5 हो गया था, 4s1, 3D 10 हो गया, 3D बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल के अंदर एंट्री कर रहा है। इसीलिए याद रखना है, इनको हम अगर कहना चाहें तो यहाँ पर कह देते हैं ये 3D सीरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, 3D सीरीज कहा जाता है। इनको क्या कह देते हैं हम लोग, ऐसे कह देते हैं कि ये हमारा हो जाएगा 3D सीरीज। ठीक है, ऐसे। और इनको क्या बोलेंगे, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन याद रखना 4D में आता है, इसलिए इसको कहते हैं 4D सीरीज। ऐसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5D में आता है, इसको कहते हैं 5D सीरीज। ऐसा 6D में आ रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं 6D सीरीज। ठीक है, ऐसे ऐसे कहा जाता है इनको। लेकिन और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो याद रखना इनके लिए अगर मैं एक टर्म और यूज़ करूँ, हमें पता है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये पहला डी ब्लॉक वाला, इसको कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे TS का मतलब ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहेंगे यहाँ पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो ऐसे हो जाता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ। टोटल अगर हमसे पूछे कितने ट्रांजिशन सीरीज हैं, 4। अगर कल को ऐसा पूछे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को और क्या बोलते हैं, 3D सीरीज कहते हैं। सेकंड वाले को 4D, 5D, 6D। इस बात का यहाँ पर ध्यान देना कि ट्रांजिशन के लिए तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन D के हिसाब से बोलेंगे। मतलब कौन से D, आपको पता है दूसरे शेल तक, दूसरे पीरियड तक D नहीं आता है। D आता है तीसरे पीरियड से, तीसरे पीरियड से आ जाता है। पीरियड के एलिमेंट के पास D, लेकिन D खाली होता है। लेकिन D के जो फीलिंग्स स्टार्ट होती है एक्चुअली कहाँ से, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है,
4th पीरियड। इसीलिए बताना है कि आपको 3D सीरीज बोले और फर्स्ट ट्रांजिशन, क्योंकि आपके बुक में जो आप NCERT पढ़ो या फिर जो आपको डी ब्लॉक जो समझाया जाएगा उसमें यही लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये चीज़ें बढ़ रही, वो चीज़ें घट रही। अब ऐसे नहीं बताओ कि ये किसकी बात कर रहा है। 3D सीरीज में ये ऐसा होता है, 4D सीरीज में ऐसा होता है, 5D सीरीज में ऐसा होता है। जब ऐसा कुछ भी बोला जाएगा आपको तुरंत समझ लेना है कि किसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसलिए याद रखना है यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं 3D सीरीज मतलब स्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब की बात चल रही है, ठीक है। और ऐसे अगर 5D की बात करते हैं एट्रियम, जिरकोनियम, नब्दियम, यहाँ से लेकर के आप बताओगे कैडमियम तक चल रहा है। ऐसे लैंथेनम से लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं मरकरी तक, ऐसे AC से लेकर के एक्टिनियम से लेकर यहाँ पर CN तक। तो ये सब के सब एलिमेंट्स हैं, इनकी सीरीज है। तो हम लोग ज़्यादातर चर्चा जो करेंगे यहाँ पर 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग का ज़्यादा स्टडी होगा, जो डाटा वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, कुछ सारी चीज़ें होंगी जैसे आयोनेशन, एंथैल्पी, रेडियस वगैरह को कैलकुलेट किया जाएगा, और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उसमें हम सबकी बात करेंगे। लेकिन डिटेल में हम 3D को पढ़ते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन एक दूसरे के साथ करते हैं कि चीज़ें नीचे जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें। बताओ डी ब्लॉक की पोजीशन आपको समझ में आई। टोटल 18 ग्रुप है, जिसमें से तीसरे ग्रुप से लेकर के 12वें ग्रुप तक के लोग ये हैं। फिर उसके बाद आपको बताया इनको फर्दर हम बी क्लास में बांटते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक को फर्स्ट ए, सेकेंड ए ग्रुप। जैसे पी ब्लॉक में अगर आते हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th, 7th, 8th ए ग्रुप के नाम इसको जाना जाता है। वैसे यहाँ पर भी बी ग्रुप में इनको बांटा गया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ये 6 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 7, यहाँ पर 8, ठीक है। तो आप बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8th ग्रुप हो जाएगा ना। ऐसे 8th बी में कौन कौन आता है, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। यहाँ पर 8th होगा, मैंने 3rd लिख दिया था, ठीक है। तो ये लोग पाए जाते हैं यहाँ पर, आए समझ में। और कोई दिक्कत, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड, थर्ड, 4th ट्रांजिशन के हिसाब से ये पहला होगा। डी सीरीज के हिसाब से 3rd, 4D, 5D, 6D हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने नीचे लिख भी दिया है। अगर 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज की बात करते हैं, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। 4D वाले को सेकंड कहेंगे, 5D वाले को 3rd, और 6D सीरीज वाले को हम क्या बोलते हैं, 4th ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। चलो आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा बहुत। देखो अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, अगर वैसे नियम के हिसाब से चलेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर NS, और उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 2 हो सकता है। फिर उसके बाद हम आएंगे N-1D, और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 to 10 हो सकता है, ठीक है। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। NS पे 1 से 2 तक और N-1D 1 to 10 तक हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं S में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक हो सकते हैं, और N-1D में 1 to 10 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा रेंज आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपको बताया यहाँ पर क्या हो जाता है, N का मतलब क्या हो जाता है, जिस पीरियड से वो बिलोंग कर रहे हैं वो इसका नंबर हो। पीरियड से मतलब आपको पता है अगर कोई 4th पीरियड मतलब 3D सीरीज किससे बिलोंग करते हैं, 4th पीरियड, तो N हम कहते हैं इसको अल्टीमेट सेल, आखिरी। इसका मतलब कोई 4th पीरियड से बिलोंग करे, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके पास टोटल जो सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो 4 होगा। अगर कह रहे हैं 5वें पीरियड से, तुरंत कहते हैं इसका मतलब इसके पास टोटल जो सेल के नंबर होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है 5 है। या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसके पास जितना सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसी नंबर वाले पीरियड से वो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी NS होगा उसमें इलेक्ट्रॉन 1 और 2 हो जाएगा, ज़्यादातर 2 होगा, कुछ कुछ केसेस में आप देखेंगे 1 होगा। और N-1 मतलब आखिरी से एक सेल पीछे, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, आप बताओगे कि 1 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन एक एक करके आते जाएंगे, जिसकी वजह से एक एक ग्रुप बनता जाएगा। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं N-1D 1 to 10, या फिर N में 1 to 2, चाहे इसको पहले लिखे चाहे इसको बात है कि, हालांकि फिलिंग के लिए पहले इनको भरते तब इनका नंबर आता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर कह रहे हियर, यहाँ पर N क्या है बताओ, ये नंबर ऑफ शेल्स है, मतलब कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है वो सारी चीज़ें। वैल्यू फॉर, कह रहे अगर कोई 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का मतलब कौन से पीरियड में, कोई 4th। अब बताओ कि यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, N की वैल्यू 4। ऐसे अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर क्या हो जाता है कि 4D सीरीज है तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ऐसे अगर हम बात करते हैं 6D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो उसमें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। और अब बताओ कि 7 किसके लिए हो जाएगा, 6D सीरीज के लिए ये वैल्यू 7 हो जाती है। जैसे अगर 3D सीरीज है, कौन है 3D, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 4S 1 to 2। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब बताओ, आप कहोगे कि यहाँ पर 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, तब बताओगे 3D 1 to 10। ऐसे 4S वाले को अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो
चलो उसके बाद आपको कहता है हाफ फिल्ड, यहां पर आते हैं, कह रहे हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सब शेल। अगर कोई हाफ फिल्ड है और कंप्लीटली फिल्ड सब शेल है तो हर किसी को पता है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक अच्छी सिमेट्री हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। इसीलिए अगर कहीं पर हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस के चांसेस हैं कि बस थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉन वहां पर शिफ्ट होने की वजह से हो जाए, तो वो एलिमेंट चाहेगा कि हम वो कॉन्फ़िगरेशंस रखें, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाए कि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करे। इसलिए कुछ जगह आप प्रिंसिपल फेल हो जाता है। जैसे अगर क्रोमियम की बात करते 24 है, नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशंस करते तो 4s2 3d4 आता, जो कि ये गलत होता, क्योंकि आप ये कहते थे अगर 4s की एनर्जी कम है तो उसको उतना भरो जब तक उसके पूरे इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। अच्छा, वो भर जाएगा तभी अगले एक नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमने 4s को पूरा भर दिया, 2 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, उसके बाद 4 बच रहे थे, डी में दे दिया। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो गलत निकला, और सही क्या था आपको होता है 4s एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है और बचे सभी इलेक्ट्रॉन को किस में भेज देता है, डी में, जिससे कि डी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, और ये आपका सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ में? ऐसे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉपर की, और कॉपर के लिए भी हमें पता है वहां पर क्या हो जाएगा, 29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। हमको लगा 2 इसमें चला जाए 9 इसमें चला जाए, काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये 9 है, अगर एक और इसको मिल जाता तो 10 पूरा का पूरा फुलफिल्ड हो जाता, और कौन इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता। अगर केवल इसको लिखते ये सबसे ज़्यादा गलत है, जो सही है वो ये होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया 4s1 3d10। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये सब ग्राउंड स्टेट का ही कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा नहीं कि पहले ऐसे ही था फिर थोड़ी एनर्जी दिया ये जम करके उसमें गई, ये सब कहानी मत सुनाना वहाँ पर। ये ग्राउंड स्टेट का ही कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बताया है। तो वहाँ पर बताओगे यहाँ से यहाँ पर गई, ये ग्राउंड स्टेट का, ये नॉर्मल ये सब कभी नहीं रखता है, ठीक है, रखेगा तो ऐसे ही रखता है कॉपर। तो आपको ये ध्यान देना था इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा सब सिंपल है, आप जानते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी, जहाँ से आपका सही से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बताया गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, और आपको बताया गया एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है हम क्या जानते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये बताओ पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ते हो, तो बताओगे हम देखो 2 हिसाब से, एक तो हम पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाके पढ़ते हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाके पढ़ते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये बताओ कि अगर हम क्या करते हैं किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी उसकी बढ़ेगी घटेगी, आप तुरंत बताओगे कि हमने जो सीखा है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है, क्योंकि सेल के नंबर तो कांस्टेंट होते हैं। और क्या हो जाएगा कि जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जाती है, सिकुड़ती चली जाती है, ठीक। और दूसरा आपको क्या बताया कि अगर हम क्या करते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम कहेंगे देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप बताओगे वहाँ पर आयनेशन एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस की आखिरी शेल पे पकड़ कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता, हम यही तो जानते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि सच में क्या जो हम जानते हैं वही फॉलो होगा या फिर कुछ और नया होगा, ठीक है। अगर वही फॉलो होता तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी थी, और मैं आपको बता दूँ वो फॉलो एग्जैक्टली नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ट्रेंड इन पीरियड्स, ट्रेंड इन पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रेंड इन पीरियड, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन पीरियड। जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, पीरियड में डिक्रीज करने लगता है, लेफ्ट टू राइट जाता है डिक्रीज करता है। और वो भी कहा गया कि शुरू में देखा गया ये घटता है, बिगनिंग। कहा गया क्यों ऐसा होता है, कह रहे विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सवाल आता है यही तो होना चाहिए भाई, अगर हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर घटना चाहिए तो घटना ही चाहिए, ठीक है। कह रहे कि विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कह रहे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, ठीक है, गोज ऑन इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली। कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप पीरियड में जाओगे तो एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता है वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रेडियस सिकुड़ने लगती है, साइज घटने लगती है। लेकिन क्या इतनी लाइन से हमारा काम चल जाएगा, आपको कहता नहीं इतने से काम नहीं चलने वाला। तो और क्या चलेगा, कह रहे कि हाउएवर व्हेन वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर इन द पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल आपको पता है क्या हो जाता है, आखिरी सेल से एक सेल पहले, जिसको कहते हैं n-1 सेल, यहाँ पर लिखा है n-1 सेल में एंट्री करता है आखिरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो आखिरी सेल में नहीं आता है। इसके अलावा जो p वगैरह थे उन सब में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे
तो आखिरी शेल में ही इलेक्ट्रॉन इंटर करता था, लेकिन अब आखिरी शेल में इंटर नहीं करता, आखिरी शेल से एक पहले, क्योंकि आपको पता है 4s को तो पहले भर लिया गया, 4s का मतलब चौथा सेल, और 3d उसके बाद भरा जाए, 3d का मतलब तीसरा सेल, तो आखिरी शेल कौन हुआ, 4 वाला हुआ ना। तो कह रहे हैं कि हम 3d में भर रहे हैं, मतलब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती चली जाती है, ऐसा कुछ d के अंदर होता है। तो उसकी वजह से कहा गया कि पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, द एडेड d इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, एंड जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन आता चला जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, और बताया गया दिस न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। पहले तो कुछ नहीं करता, कहता है ठीक है आने दो, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे 1 2 3 ऐसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंट्री करते गए, तो डी वाले भी शांत नहीं बैठने वाले, वो भी क्या कर जाते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर रिपल्शंस लगाना शुरू करते हैं, और मिडिल में आके हम एक जहाँ देखते हैं कैसा लगता है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दूसरे को टक्कर में चल रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते चले जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। तो जब एंड पे आखिरी में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पता चलता है कि वहां पर रेडियस थोड़ी सी इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो ये बताया क्या, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो चलो मैं आपको यहां पर समझाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई हमारे पास एटम था, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ऐसे चौथा शेल, ठीक है, ऐसा वहां पर होता जा रहा है। अगर मैं आपको ऐसा मान लेता हूँ कि 3D सीरीज का ही है, तो बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4s होगा, यहाँ पर आपका 3D होगा, इसको हम कहते हैं अल्टीमेट सेल, और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं पेनल्टी मेड सेल, ठीक है। और इनकी अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे एंटी पेनल्टी मेड सेल कहा जाता है। चलो यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लेते हैं नॉर्मली अगर देखते हैं कभी कहीं पर 1 होता, नहीं तो यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, जैसे स्कैडियम से इस बात कर, इसमें 1 आएगा, एक और आएगा, 2 हो जाएगा, 3, एक एक करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसा बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, आखिरी सेल तो ये वो 3D वाले में आ रहा है, मतलब इनर सेल में, पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो शुरू में क्या हो जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, कोई दिक्कत नहीं, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, यहाँ पर 4s वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचता जा रहा है, क्योंकि इसकी पावर बढ़ती चली, खींचता जाएगा और खींचता जाएगा तो सिकोड़ता जाएगा। लेकिन जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया, तो ये लोग भी क्या कर जाते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो ये भी अब धीरे धीरे कहते हैं अब नहीं शांत बैठेंगे, अब ये क्या कर जाते हैं, ये लोग भी इनके ऊपर रिपल्शंस लगाने लगते हैं, जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और एक समय आता है दोनों एकदम टक्कर पे आ जाते हैं, जितना ये अट्रैक्शन लगा रहे उतना ये रिपल्शंस भी लगा देते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। और ऐसा लगभग हमें मिडिल ऑफ द सीरीज में देखने को मिलता है। और जब एकदम लास्ट में पहुंचते हैं तो पता चलता है ये 3D के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्शन ज़्यादा लगा देते हैं, उनकी वजह से स्क्रीनिंग बढ़ जाती, जेड इफेक्टिव के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं, इसलिए रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाती। और इससे पहले जब पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में ही आता था, 1 आए 2 आए 3 सब आखिरी शेल में, और आखिरी शेल की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर आखिरी शेल से एक सेल अंदर, कोई अंदर आकर के उसको कहा जाए कि बाहर धक्का लगाना है, अगर बाहर ही होता बाहर से बाहर कैसे धक्का लगाएगा, मैं जब अंदर आ जाएगा तब कहा जाएगा बाहर की तरफ धक्का लगाना है तो लगा लेगा, वही सेम चीज़ यहाँ पर हो जाता है। इसलिए याद रखना, अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स ये बताऊँ, शुरू में या फिर बिगिनिंग की बात करते हैं, इनिशियल की अगर बात करते हैं, शुरुआत में हम ये देखेंगे जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, तो जाहिर सी बात है रेडियस मस्त में घटेगी। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं मिडिल में आते हैं, मिडिल ऑफ द सीरीज, किसी भी सीरीज में, तो वहाँ पर देखते हैं टक्कर बहुत कांटे की चलने लगती है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। लेकिन जब एंड की बात करते हैं, अंत की बात करते हैं, लास्ट में बात करते हैं, तो ये पता चलता है जेड इफेक्टिव वो क्या कर जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। तो हमने क्या देखा, इसीलिए जब इसका ग्राफ, अभी ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, जब इसका हम खींचते हैं तो ये रेडियस को बता रहा है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर को बताएगा। तो अब देखेंगे शुरू में रेडियस मस्त में ऐसे घटेगी, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे घटेगा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे, फिर हल्का सा बाद में ऐसे ऊपर उठ जाता है। इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है, कोई स्मूथ ग्राफ नहीं देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहाँ पर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन काफ़ी तेज़ी से घटा, फिर ऐसा लग रहा है तेज़ी से गिरावट, लेकिन उसके बाद अपने आप को बैलेंस करता चला जा रहा है, बैलेंस फिर आखिरी में हल्का सा ऊपर चला जाता है। उसका रीज़न ये है कि शुरू में ये चीज़ें हो रही थी, मिडिल में यहाँ से यहाँ तक लगभग, जिसको कहते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल के लेवल पे ऐसे हो जाता है, ये वाला लगभग बराबर। फिर उसके बाद कॉपर और जिंक, अगर हम 3D की बात करते हैं वहाँ पर सीरीज की, तो कॉपर जिंक पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, तब ये हो जाता है।
ठीक है। तो ये पीरियड्स की कहानी थी जहाँ पर आपने देखा कि ऐसा कुछ हो जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है अगर कभी ग्राफ आए तो ऐसा क्यों होता है। फिर आपको यहाँ पर कहता है कंसिक्वेंटली एटॉमिक रेडियस रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज आफ्टर द मिडिल ऑफ द सीरीज। सीरीज के मिडिल में लगभग ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पर रेडियस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और सबसे लास्ट में फाइनली एट द एंड ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड एंड द इलेक्ट्रॉनिक रेडियस इंक्रीजेस, वो इंक्रीज कर जाता है जैसा अभी आपको बताया। चलो अब मैं आपको यहाँ पर जो आपकी बुक में टेबल दिया गया उसकी बात करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में ये ग्राफ है। अगर इस ग्राफ में देखें ये आपको देखने को मिल रहा है वाई एक्सिस क्या, रेडियस को बताया। ऊपर जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, नीचे तो घटेगा। ये एटॉमिक नंबर्स हैं और यहाँ पर आपके एलिमेंट्स हैं। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा ये हमारा 3D सीरीज का है। और इसके अलावा आपको जो यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा होगा तो उसको कहते हैं ये 4D। और सबसे ऊपर जो हल्का सा रेड कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 5D होगा। चलो आपको मैं अब यहाँ पर बता दूँ, जब हम यहाँ पर कोई भी डी ब्लॉक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर 3D सीरीज होगा, उसके बाद यहाँ पर 4D होगा, फिर ऐसे 5D होगा, ऐसे ना। ये आपको माइंड में होना चाहिए क्योंकि अब मैंने कहा कि वहाँ पर एलिमेंट नहीं बोले क्योंकि एक दो एलिमेंट थोड़ी ना, ठीक है, इतने सारे लोग हैं। तो आपको ऐसा 3D ट्रांजिशन या फिर ऐसे डी सीरीज बोलेगा। ऐसे डी वाले ऊपर है फिर नीचे, मतलब ये 4th पीरियड वाले, 5th या 6th ऐसे। चलो भाई मैं केवल पीरियड में आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ। पीरियड में अगर देखा जाए ये स्केडियम को बता रहा है, ये टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ऐसे मस्त में घटा। फिर से लगता है अब घटने के रेट थोड़ा सा स्लो हुआ, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। और यहाँ से आयरन, कोबाल्ट और निकिल पे ऐसा लगता है लगभग एक सीधी लाइन देखने को मिल रही है। क्या एक सीधी लाइन? तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल पे ये अपने आप को रोक रहा है, कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर देखें यहाँ पर कॉपर, देख रहे कॉपर भी यहाँ पर बढ़ा और जिंक पे यहाँ पर ऊपर चढ़ गया। तो यही आपको ध्यान देना है। ऐसा ग्राफ सबके लिए दिखेगा। अब देखें यहाँ पर 4D में ऐसा घट रहा है, फिर यहाँ पर देखें ऐसे बराबर होता हुआ दिखा, फिर लास्ट में बढ़ गया। ऐसे इनका भी देखें बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर इंक्रीज कर गया। तो अगर हमसे किसी भी सीरीज में जाएं 3D 4D किसी में जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3D सीरीज कैडमियम से जिंक तक, एट्रियम से कैडमियम तक, लैंथनम से मरकरी तक, किसी भी सीरीज में जा रहे हैं तो सेम ऐसे ही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। एक तो सीरीज वाली कहानी। लेकिन अब मैं आपको ग्रुप में बताऊँ, और क्या होता है ग्रुप में, जैसे अगर ये लोग हैं, ऐसे देखो ये लोग हैं, तो आपको क्या लगता है ग्रुप में नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ ही रहे, तो बढ़ जाना चाहिए। हम कहेंगे यहाँ पर इनसे ज़्यादा ये, फिर ये ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको कहता है अगर ग्रुप में चलोगे तो 3rd B ग्रुप की अगर बात करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कैडियम से बड़ा एट्रियम, लैंथनम, इससे बड़ा एक्टिनियम, कोई भी दिक्कत ही नहीं है। अगर ग्रुप में हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती चली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, केवल ये 3B की कहानी थी, लेकिन सबकी कहानी ऐसी नहीं होगी क्योंकि 3B में अगर देखें यहाँ पर ये इनका वाला हुआ स्कैडियम, ये 4D का एट्रियम है, और ये लैंथनम ऐसे यहाँ पर एक्टिनियम भी होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इनके बीच में गैप है। लेकिन आप एक बात ऐसे समझो, ऐसे अगर 4D और 5D का ग्राफ देखें, देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से लगता है एकदम सट के चल रहे हैं, एकदम बराबर वैसे सट के चल रहे हैं। इनके बीच में तो गैप देख रहे हैं, इतना अच्छा खासा गैप है ना, ये गैप रहा, इनके बीच में बहुत माइन्यूट सा गैप है जो दिखाया गया, आप इससे कहते हैं इससे भी कम होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों लगभग बराबर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत आसपास दिख रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं एकदम बराबर एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं 3D से ज़्यादा 4D है, लेकिन 4D और 5D की रेडियस लगभग बराबर ही तो दिख रही। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हमें कहना हो कि ये ग्रुप की बात चले, किसकी बात चले भाई? ग्रुप। पीरियड वाला तो मैंने आपको कहानी सुना है, घटा, बराबर हुआ, बढ़ गया। अब ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो अब बताओ कि नीचे जाने पर तो बढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। 3D इनसे ज़्यादा बड़ा ये, फिर ये होना चाहिए। ये 3B वाले हैं तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई दिक्कत। लेकिन इसके अलावा और जितने भी हैं, ये 4th B, 6th B, 7th, जो भी आपको 5, 6, 7 जो भी वहाँ पर है। लेकिन याद रखना, हमें लगता है 4 और 5D का, वही 5D का और बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं दोनों एक से साथ एक दूसरे के साथ चल रहे थे, इसका मतलब यहाँ पर याद रखना इनकी रेडियस लगभग बराबर होने लगती है। और अब बताओगे ये 4D और 5D, 3D से ज़्यादा 4D 5D हैं। 3rd B को छोड़ दिया जाए, इस वाले को, इसको साइड में रखो। इसके अलावा हर जगह अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। हर जगह अगर साइज की बात करें, यहाँ पर ये बराबर, ऐसे बराबर, ऐसे, ठीक है। हर जगह ऐसे हम कहेंगे लगभग बराबर देखने को मिलता है, ठीक। ऐसे क्यों हो रहा है बराबर? तो हमारे पास एक लाइन यहाँ पर बनेगी जो कि यहाँ की लाइन, और आके डी में सब जगह मिलेगा, एफ में मिलेगा, उसको कहते हैं ड्यू टू, अब बताओ कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शंस। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा हो। और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाएगा? आप बताओगे यहाँ पर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट।
किसका, ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एफ इलेक्ट्रॉन के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो इनकी साइड वहाँ पर सिकुड़ने लगती है, ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे अगर ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन आपको पता होगा, जिरकोनियम हफनियम की कहानी है, इनकी रेडियस लगभग बराबर होने लगते हैं, जिरकोनियम और हफनियम, इनकी रेडियस बराबर होने, पता है क्यों? अगर हम हफनियम में आते हैं तो हफनियम, जिरकोनियम बड़ा नहीं हो जाते कि जिरकोनियम बढ़ करके इसके बराबर, बल्कि हफनियम जो यहाँ पर कौन सा है, 5D एलिमेंट्स है, 5 वाला, ये आपका 3D वाले लोग हैं, ये 4D है, और ये आपका यहाँ पर 5D है, ठीक है सर। कह रहे 5D वाले जो है यहाँ पर, ठीक है, 5D, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हफनियम की जो साइज़ है क्या कर जाती है, घट करके इसके बराबर हो जाती है, जिरकोनियम बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर गैलियम की बात करते हैं और एल्युमिनियम बढ़ नहीं गया था बल्कि गैलियम घट गया था, वैसे हफनियम घट करके इसके बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हफनियम में आने से पहले हम लेंथनम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और लेंथनम में आपको पता है उसके बाद वहाँ पर लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं, आगे आप एप्लॉग पढ़ेंगे। तो याद रखना क्या हो जाता है, हफनियम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से पहले 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो हफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4f की एंट्री होती है, वो 14 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है, और उनसे यही उम्मीद था वो भी रिपल्शंस लगाएंगे आखिरी शेल के ऊपर, लेकिन ये अच्छा रिपल्शंस नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर एफ इलेक्ट्रॉनों के बारे में मैंने आपको बताया तो बहुत दूर दूर बिखरे होते हैं और आखिरी शेल पे अच्छा रिपल्शंस नहीं लगा पाते ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब इनके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो गया हफनियम के पास, इनका जो न्यूक्लियस में बैठे हुए प्रोटॉन है क्या कर जाते हैं, आखिरी शेल को घसीट लेते हैं अपनी तरफ, और इतना घसीट लेते हैं, इतना उसको छोटा कर देते हैं कि उसकी साइज हफनी जिरकोनियम के बराबर दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है जो आपको ध्यान देना। तो चलो अब इसको मैं रीड कराता हूँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखता है इनके बारे में। यहाँ से देखना, ट्रेंड इन ग्रुप में देखना है, ग्रुप में क्या ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। ट्रेंड इन ग्रुप, इन थर्ड बी ग्रुप फ्रॉम स्कैडियम टू एक्टीनियम, कहाँ से कहाँ पर, स्कैडियम से एक्टीनियम तक की बात करते हैं एटॉमिक रेडिएशन में। ये थर्ड बी ग्रुप कह रहे बहुत सीधे साधे ग्रुप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना सीधा साधा कहता है ना, तो हम कहीं पर भी जल्दी वेरिएशन देखने को मिले, जो जनरल ट्रेंड होता है उसी को फॉलो, लेकिन इसके अलावा कोई सीधा साधा नहीं। कहता है इन द रिमेनिंग ग्रुप्स, और बचे ग्रुप, डी ब्लॉक एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम, कह रहे 3D से 4D तक इंक्रीज करता है, 3D सीरीज एलिमेंट टू 4D सीरीज एलिमेंट तक बढ़ेगा, बट एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर नियरली इक्वल। क्यों होता है भाई ऐसा? आपके पास एक लाइन होगी जो कि बहुत बार पहली बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन इस चैप्टर में कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, वो होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस भी है, बार बार हर कोई कर लेता है तब भी पूछता रहता है। कहता है एटॉमिक रेडियाई फोर्थ बी ग्रुप की अगर बात करते हैं, ठीक है, एलिमेंट जैसे कि अगर टाइटेनियम, जिरकोनियम और हफनियम का अगर डाटा देखें, टाइटेनियम का कह रहे हैं 1.47 एंगस्ट्रॉम इनका, ठीक है, और इनसे ज़्यादा किसका बता रहे हैं? जिरकोनियम का। और जिरकोनियम और हफनियम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जिरकोनियम हफनियम क्या हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है, ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड बी ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं, सीधा साधा ग्रुप है। फोर्थ बी के आप सही पर देखेंगे, आप देखेंगे ये सब, क्योंकि ये हमारे 3D वाले हैं, ये 4D है, ये 5D है, और ये 6D है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देख रहे हैं ये आपको ऐसा बगल बगल दिखा है, लेकिन ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। तो आप बताओगे जिरकोनियम हफनियम यहाँ पर क्या हो जाता है? बराबर होने लगता है इसे। न्यूबियम और TA का यहाँ पर क्या हो जाता है? NB और TA का भी फिफ्थ बी ग्रुप में बराबर होने लगता है। तो इसलिए बहुत सीधा यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कहाँ पर क्या कैसे हो। चलो अगला यहाँ पर बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हम देखें तो आपको क्या बताया गया? पहले हम जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। हमें जनरल ट्रेंड में ये सीखे भाई, अगर ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ घटती जाती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। लेकिन वही ये पीरियड की बात थी, ठीक है, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आप बताओगे वहाँ पर साइज़ घटती जाएगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन वही ग्रुप में अगर नीचे आते हैं तो एन साइज़ बढ़ती जाती है, जब साइज़ बढ़ेगा तो आप बताओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटने लगती है। ये हम जनरल ट्रेंड जानते हैं, लेकिन सोचते क्या इतने से हमारा काम चलेगा? कभी नहीं चलेगा, ठीक है। और खासकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको टेबल बताऊंगा आपको यहाँ पर NCERT की जो बुक में, तो वहाँ पर देखने में लगता है कि ऐसा ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा ट्रेंड वहाँ पर नहीं होता है। तो आओ तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है।
ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मोटी मोटी बात उसको देखते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली बातें आपको पता है, पूरा पी ब्लॉक आप पढ़ चुके हैं क्या था, लेकिन ऐसा ट्रेंड यहाँ पर नहीं होने वाला है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। लेकिन अगर बोला जाए, नॉर्मली बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा। कहा गया इन अ गिवन सीरीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। भाई अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, किसी भी सीरीज की बात कर रहे हैं, मतलब पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज का टर्म पीरियड में आया था, 3D 4D सीरीज ये, या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो पीरियड की बात कर रहे हैं। कह रहे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज क्या डिक्रीज करेगी। दिस इज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सो एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शंस over the valence electrons increases, hence ionization energy increases in the series, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है सीरीज में। हाँ समझ में, वैसा कुछ वहाँ पर होता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बस यहाँ पर जो लाइनें हैं मैं आपको इससे सुना देता हूँ, फिर कैसे काम चलेगा वो बताऊँ। कह रहे थर्ड बी ग्रुप की बात करते हैं। थर्ड बी ग्रुप वही जो मैंने आपको बताया था, स्कैडियम, इट्रियम, लैंथरम, एक्ट्रम, जो कि बहुत सीधे साधे हैं। Ionization potential decreases from scandium to lanthanum, but in the remaining group trend is not same। कह रहे इसमें तो अच्छे से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती सारी, बहुत मस्त। लेकिन क्या और भी ग्रुप में ऐसा होगा? कहीं नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि याद रखना फ्रॉम 3D to 4D सीरीज, मतलब ये 3D जब भी आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए हम किसकी बात करें। यहाँ पर जो 3D सीरीज, ये 4D ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी इनको हम कंपेरिजन कर सकते हैं 3D का 3D के साथ या फिर 3D का 4D के साथ। ठीक है, ऐसे तो ऐसे कह रहे मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। 3D और 4D सीरीज एलिमेंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस इन सम ग्रुप्स। तो आपको देखेंगे 3D से 4D जाने पर आप देखेंगे यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी, लेकिन कुछ ग्रुप में, एंड इंक्रीजेस टू लिटिल एक्सटेंड इन अदर ग्रुप। कुछ ग्रुप्स में थोड़ा बहुत ऐसा बदल जाता होगा कि 4D ज़्यादा 3D कम, क्योंकि यहाँ पर कोई एक लाइन से हम अगर चाहें आयोनाइजेशन एनर्जी को क्लियर कर ले तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फिर कहता है अगर हम ग्रुप की कहानी पे आए, फ्रॉम 4D to 5D, यहाँ पर जो कि जब साइज की बात आती थी बराबर हो जाते थे। कह रहे इन अ ग्रुप फ्रॉम 4D to 5D सीरीज एलिमेंट देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक रेडियस। कह रहे साइज में तो कोई बदलाव, लगभग बराबर थे, बट याद रखना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाई 32 यूनिट्स। क्योंकि अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं 4D से 5D में आते, आपको पता है कितने प्रोटॉन बढ़ेंगे, यहाँ पर 32 का चेंज आएगा, तब जाकर के वहाँ पर 32। ठीक है, बताइए thus from 4D to 5D सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बाय ग्रेटर एक्सटेंट। देखो साइज भले दोनों की बराबर है, लेकिन अगर पूछा जाए कौन से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसका न्यूक्लियस टाइटली होल्ड किया, अब सोचो कि एक तो जिरकोनियम की, अगर जिरकोनियम हफनियम का एग्जाम्पल में कराया, जिरकोनियम की जितनी साइज होनी चाहिए उतनी है, लेकिन हफनियम साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसको खींच करके उसको हफनियम जिरकोनियम के बराबर लाया गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जिरकोनियम में तो जो फोर्स लग रहा था जेड इफेक्टिव जो है, लेकिन हफनियम में आपको पता है उसको सिकोड़ लेना, वो भी वहाँ पर क्या कर देना, जिरकोनियम के बराबर करना। इसका मतलब उसका जो न्यूक्लियर फोर्स है या फिर कैसे न्यूक्लियर चार्ज है हफनियम का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा जिरकोनियम से कई गुना ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम 5D है और 4D नियम से चलते तो क्या 5D को और कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5D और 4D में हमने देखा रेडियस तो बराबर था, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी में 5D डोमिनेट कर जाता है और 4D कम हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस घटेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती, लेकिन इतने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, कोई और नहीं। अब देखना यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखनी है। अगर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है तो वहाँ पर आपको पता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ नियम के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन ऐसे आता है। नियम के हिसाब से अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाए तो हम कहेंगे क्रोमियम से ज़्यादा मैग्नीज और मैग्नीज ज़्यादा आयरन होना चाहिए। और अगर कोई नहीं तो मैं पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और आपको पता है ये सही भी है। अगर मैं देखूँ मैग्नीज की बात करता हूँ, मैग्नीज में 4s2 और 3d5 है, क्रोमियम में 4s1 3d5। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो पहले निकलेगा 4s से निकलेगा, इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनका नहीं है। तो आप बताओ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होगी मैग्नीज का ज़्यादा होगा किससे, क्रोमियम से, क्योंकि इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा वैसे भी ज़्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते ही
लेकिन काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि इनके पास अच्छा खासा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन वही अगर मैं कह दूँ इनके आयंस में, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देख के बताओ किसका ज़्यादा होगा, सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी। याद रखना, अगर क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 4s0, अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 5d से। और मैग्नीज का s वाला स्टेबल था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 4s1 से। तो अब 4s1 स्टेबल थोड़ी ना, ये 5d स्टेबल है। इसलिए याद रखना, जब सेकेंड आयोनेशन की बात आएगी तो क्रोमियम ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नीज कम हो जाता है सेकेंड में, लेकिन फर्स्ट में मैग्नीज ज़्यादा क्रोमियम। ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, अगर मैं कॉपर और जिंक की बात करता हूँ तो याद रखना, कॉपर के पास 4s1 3d10 है, जिंक के बाद 4s2 3d10 है। जिंक एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ज़्यादा होगा ये कम। वैसे भी नियम के हिसाब से आपको बताया है यहाँ पर कॉपर निकल जिंक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर वहाँ पर निकल कॉपर जिंक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वैसे भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, अब भी वैसे ही ज़्यादा। लेकिन अगर मैं सेकेंड आयोनेशन एंथैल्पी की बात करूँ तो कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4s0 3d10, इनका एक निकलने के बाद इनकी स्टेबिलिटी खत्म, अब 4s1 आ जाता है। तो बताओगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए पहला पूछा जा रहा है कि दूसरा पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब नोट करके यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताया। आपके हालांकि एनसीईआरटी में आपके नहीं लिखता, लेकिन आपको ध्यान देना है। नोट करके आपको बताया फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी हफनियम जो कि है 5d सीरीज का, और जिरकोनियम 4d, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3d 4d और 5d यही लाइन चलेगी, इसलिए आपको बताया शुरू में 4 5d क्या है उसको क्लियर करना है। अब बताओ कि नीचे जाने पर आयोनेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, हमारा रूल कहता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। 3d का ज़्यादा होता है, लेकिन 4d और 5d की अगर बात करते हैं तो ऐसा देखने को मिला कि 5d वाला ज़्यादा हो गया किससे, 4d से। हफनियम और जिरकोनियम में हफनियम की आयोनेशन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। और आपके पास क्या होगा, क्यों ज़्यादा हुआ, आपके पास एक ही लाइन है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह हफनियम की साइज इतनी छोटी होगी वो जिरकोनियम के बराबर हो जाता है। और बराबर करने के लिए कौन किसने उसको छोटा किया था बताओगे, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन छुड़ाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जिरकोनियम के तुलना में। इसलिए याद रखना 5d होते हुए भी इसकी आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट वाली ज़्यादा, ये कम। और इसका रीज़न पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल या फिर f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस हुआ। चलो ऑर्डर अगर देखते हैं यहाँ पर, इसमें आते हैं आयोनेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो हम देखेंगे थर्ड बी में स्कैडियम इट्रियम लैंथनम एक्टिनम। ठीक है, थर्ड बी तो कहता है भाई कुछ भी हो जाए, चाहे साइज की बात आई थी तब भी नहीं बिगड़े थे, चाहे आयोनेशन एनर्जी की बात होगी नहीं बिगड़े। लेकिन इसके बाद याद रखना फोर्थ बी में ये टाइटेनियम, ये 3d वाले और ये 5d है, ये 4d है, अच्छा ये 6d। तो ये 5 और 4 वाले ही ज़्यादा यहाँ पर बवाल कर रहे हैं, साइज में बराबर हो गए, आयोनेशन एंथैल्पी में 5 वाले को आगे कर दी। ठीक है, ऐसे केवल वहीं पर नहीं, हर जगह हुआ है, ऊपर फोर्थ बी से लेकर के नीचे तक सेकंड बी तक सब जगह हुआ। अब बताओ कि ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 3d होगा। आपको जिंक कैडियम तब मर के आता है, इसका मतलब आपका ये 5d है और आपका क्या हो जाएगा, ये 4d हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बताओ कि ये हमारा 3d है, ये 4d है, ये 5d है और ये 6d है। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है आयोनेशन एंथैल्पी को लेकर के। चलो यहाँ पर एक टेबल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, और टेबल में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर जैसे जैसे आएगा टॉपिक उसके हिसाब से आपको बताता रहूँगा। तो ये यहाँ पर एटॉमिक नंबर में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप देख ही रहे। आओ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया आयोनेशन एंथैल्पी, उसको देखते हैं। यहाँ पर आयोनेशन एंथैल्पी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें टेबल से ही क्लियर हो, और कोई एक स्मूथ ऑर्डर फॉलो होता तो हमको तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। देखो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, याद रखना ये जो है यहाँ पर आपको बताया कि ये जिंक है, सॉरी स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो क्या होगा। देखो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो नियम के हिसाब से अगर चलते हैं लेफ्ट टू राइट, हमें सिखाया गया है कि वो बढ़ता चला जाता है। देखते हैं बढ़ता है 631 656, हमने कहा बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 56 के बाद देख रहे हैं 650 हो गया, घट गया, बढ़ा तुरंत गिर गया।
ठीक है, हमने कहा ठीक कोई बात नहीं, फिर से बढ़ गया, हमने कहा अच्छी बात है। फिर उसके बाद फिर से बढ़ा, क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, इन तीनों पे देखते हैं हम लोग। यहाँ से बढ़ा बढ़ा बढ़ा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बढ़ता चला जा रहा है, शायद बढ़ता रहेगा। लेकिन कोबाल्ट पे आपके देखा तो फिर से घट गया, निकिल पे और घट गया, और इस पे देखते हैं फिर बढ़ गया, कॉपर पे और जिंक पे और बढ़ गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम कोई एक लाइन से देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, मैग्नीज के पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है भाई, 4s2 और 3d5 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन वो क्या कर जाता है, वैसे नियम के हिसाब से भी क्रोमियम से ज़्यादा होना चाहिए था और क्रोमियम से, लेकिन सवाल ऐसा नहीं आता कभी हमसे बोल दिया जाए कि क्या ये आयरन से भी ज़्यादा, आप देख रहे हैं 717, ये 762 है, आयरन ज़्यादा है। तो यहाँ से एक लाइन हमें मिली है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर यहाँ पर आप इसको नोट करना, जो मैंने आपको कहा कि क्रोमियम से ज़्यादा मैग्नीज और मैग्नीज से ज़्यादा आयरन, नियम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर इन तीनों का अगर आपस में कंपेरिजन करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर निकिल है, कॉपर है, जिंक है, तो हम कहेंगे भाई देखो निकिल से ज़्यादा कॉपर और सबसे ज़्यादा जिंक, जिंक के पास एक अच्छा खासा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। पता, हमने कहा ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, सही तो चल रहा है सब कुछ, इसमें डरने वाली क्या बात। अब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब देखना यहाँ पर इन तीनों पे चर्चा करते हैं। क्रोमियम का 1592, मैग्नीज का 509 और 1561। अगर हम देखें, अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा ये है 1592, उसके बाद आयरन का 1561, इसका 1509 हो जाता है। इसीलिए अगर हमसे कहा जाए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे बताओ। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात आएगी तो हम यहाँ पर ऑर्डर जो लगाएंगे, कहेंगे क्रोमियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद देखें आयरन, तब जाके मैग्नीज। अगर ये बहुत, अभी ऐसा कभी पूछे नहीं है, लेकिन अगर उनका पूछने का मन हुआ ग्रुप में अंदर जा करके, क्योंकि पी ब्लॉक में काफ़ी चीज़ें हटा दिया गया है, डी ब्लॉक में कुछ नहीं हटा है, तो हो सकता है उनका मन करे कि चलो डी ब्लॉक से ही अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निकिल, कॉपर, जिंक पे आते हैं, और फिर से इनकी हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डाटा देखें। निकिल की बात करते हैं तो 1552 है, ठीक है, इंदिरा 1958 है, 1734 है। तब बताओगे कॉपर का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तब निकिल का, तब जाकर किसका आएगा, जिंक का। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम यहाँ पर देखें इनकी, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, निकिल का, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, निकिल के बाद, हाँ सेकेंड का बोला गया ना, कॉपर का सबसे ज़्यादा होगा, निकिल का नहीं, किसका हो जाएगा, कॉपर का। उसके बाद किसका आ जाएगा, आप बताओगे निकिल का आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आप बताओगे 1734, मतलब जिंक का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि पहला, दूसरा, खास करके जो कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हम ऐसे अगर कोई एक ऑर्डर नहीं बना सकते, ऑर्डर बनाने का मतलब आप उसमें परेशान हो जाओगे। हाँ, ये है कि आसपास के जो लोग हैं उनका आपस में देखा जाए, तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, जैसे खासकर इनको टारगेट कर सकते हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन का। ऐसे अगर बात करें निकिल, कॉपर, जिंक का आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर बढ़ा, घटा, बढ़ा, 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 फिर घटा, फिर उसके बाद बढ़ा, लेकिन इतना बढ़ करके नहीं हुआ कि आयरन से ज़्यादा हो जाए, फिर बढ़ा लेकिन तब भी आयरन से कम ही, फिर बढ़ गया, सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान, इसलिए अगर कोई हम ऑर्डर वैल्यू को रख करके देखें तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर देखें, क्योंकि बहुत अच्छा स्मूथ ऑर्डर नहीं है तो पूछे जाने के चांसेस कम है। हाँ, पहला, दूसरा हो सकता है, इन सब का मे भी पूछ ले, ठीक है, ऐसा वहाँ पर आपको ध्यान देना। चलिए, हो गया इतना। तो ये टेबल में आपको देखना है। अभी हम लोग आगे और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं काम लायक जो हमें ध्यान दें, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, कुछ पॉइंट्स बचे हैं उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑस्मियम इरिडियम के बारे में, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताया गया। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट, सब ज़्यादा डेंसिटी ऑस्मियम और इरिडियम में पाया जा रहा है। टंगस्टन के लिए आपको बताता है हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंग्स द ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट। तभी हम जानते हैं टंगस्टन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, एज अ फिलामेंट, बल्ब वगैरह में किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर बताया गया गोल्ड होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी आर कार्ड एज नोबल मेटल, इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल कहते हैं, जल्दी किसी से रिएक्शंस नहीं करते हैं।
फिर बताइए सेकेंड फर्स्ट बी ग्रुप की बात करते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको हम क्वाइन मेटल्स के नाम से जानते हैं। और सेकेंड बी ग्रुप की बात करते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्करी, इसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेटल्स। और आपको पता है कि ये हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोले जाते हैं। और कलर ऑफ डी ऑर्बिटल्स, आगे आप इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, जिसको हम डी ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।